गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का, जहां पे सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां भी इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में आपको वहां पे सोचना है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या है। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे। सबसे पहले वहां पे कुछ बात करनी है ऑन हिंदू सक्सेशन रेट एक्ट 1956। देन आफ्टर इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि प्राइम मिसाइल फॉर रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, जो भी रिसेंटली वहां पे हुआ है कंडक्ट, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का अभी रिसेंटली वहां पे यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड आया है 2025, जहां पे इंडिया के, केन्या के और कुछ कंट्रीज के वहां पे जो अंडर 30 एज वाले होते हैं, मतलब 30 साल से कम उम्र वाले जो यंग चैंपियंस होते हैं, उनके लिए वहां पे कुछ अवार्ड्स हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स वहां पे किए। देन आफ्टर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SNDT जिसको बोला जाता है, रिसेंटली भी चाइना ने वहां पे डिक्लेयर किया है कि अब हमें ये वाली ट्रीटमेंट जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। एंड द लास्ट वन इज अबाउट सहयोग पोर्टल, जो नॉर्मली जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं, वहां पे अगर कुछ डिस्प्यूटेड कंटेंट है या फिर कुछ खराब कंटेंट है तो उसको हटाने वाला एक पोर्टल है, तो उसके बारे में कुछ करेंगे बातें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. And first of all, we are seeing that what is in the context. Then recently, the Supreme Court of India has said that Supreme Court will move cautiously while examining the petitions challenging to the provisions of this act, stressing the need to balance women's right with preserving Hindu social structure. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि वो बहुत ही कॉशियसली यहाँ पे आगे बढ़ेगी, वो सारी की सारी पिटीशंस जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रोविजंस को चैलेंज करेगी। स्पेसिफिकली वहां पे वुमेन्स को उनके राइट वगैरह मिलने चाहिए और साथ में हिंदू का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए। तो इन दोनों को बैलेंस करते टाइम पे वो बहुत ही वहां पे कॉशियस रहेंगे और बहुत ही धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या है। एक ऐसा एक्ट जो बेसिकली हिंदू के जितने भी लॉज वगैरह है रिगार्डिंग दी सक्सेशन उनको कोडिफाई भी करता है और उनको वहां पे अमेंड भी करता है। दैट इज एन एक्ट टू कोडिफाई एंड अमेंड हिंदू लॉ रिलेटिंग टू इंटेस्टेट सक्सेशन। और यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मली किसकी बात है, दैट इज सक्सेशन विदाउट अ विल। अब देखिए बिल के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद इनके नाम होनी चाहिए, तो फिर बात ही वहां पे अलग सी है। अगर बिल में लिखा है तो फिर कोई क्वेश्चन उठता नहीं है, क्वेश्चन वहां पे उठता है जहां पे बिल में लिखा हुआ नहीं होता है। तो उसके लिए वहां पे ये वाला कानून है, दैट इज नोन एज हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इट वाज केम इनटू फोर्स ऑन 17th of June 1956 और उस टाइम पे देखा जाए तो ये पूरे इंडिया के ऊपर लागू हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आज की तारीख में तो वो पूरे के पूरे भारत के ऊपर वहां पे एप्लीकेबल है। और देखा जाए तो इसका मेन एम क्या है, दैट इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज क्लैरिटी इन द प्रॉपर्टी सक्सेशन अमंग द हिंदूज। हिंदूज के बीच में प्रॉपर्टी के सक्सेशन के रिगार्डिंग वहां पे यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, वहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए। टू रिमूव जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को वहां से हटाना है और वुमेन्स को भी वहां पे इनहेरिटेंस के राइट प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है हिंदू, वहां पे एग्जैक्टली किसको इंक्लूड किया गया है, तो बोले हिंदू तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो बौद्ध है और जो जैन है along with the Sikhs, इन सब के ऊपर ये वाली चीज अप्लाई होगी। दैट इज इट इज अप्लाइड ऑन हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट, जैन्स एज वेल एज सिख्स, इन सब के ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे इसको डिटेल में देखें, देन व्हाट इज द सक्सेशन ऑफ मेल्स। मेल का सक्सेशन कैसे रहेगा? द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स फर्स्ट टू क्लास 1 हेड्स, जिसके अंदर उनके सन, डॉटर, विडो या फिर मदर वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। अगर उनमें से कोई भी नहीं है, देन क्लास 2, देन एग्नेट्स एंड देन कॉग्नेट्स, उनको वहां पे प्रॉपर्टी दी जाती है।
वुमन की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ फीमेल हिंदू बिफोर और आफ्टर 1956 is her absolute power property, not limited ownership as under the earlier law. अगर किसी भी फीमेल हिंदू के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है बिफोर और आफ्टर 1956 तो उसकी ओनरशिप उसकी खुद की वहां पे रहेगी। सक्सेशन ऑफ फीमेल्स की अगर हम बात करें, इफ अ हिंदू वुमन डाइज then the property devolves first to her children and husband. अगर उनमें से कोई भी नहीं है then husbands है, her parents and then father's heads and lastly mother's heads. So there is a kind of chronology कि किसको वाली प्रॉपर्टी वहां पे जाती है। जनरल प्रिंसिपल्स वहां पे क्या कहते हैं that full blood is preferred over the half blood. जो full blood होगा वो डेफिनेटली वहां पे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। Unborn child's inheritance recognized. Qualifications of murderer or converts descendants, disqualifications of murderers or converts descendants from inheriting, तुम सबकी वहां पे कुछ बातें हैं। Preferential rights for co-heirs, उनकी भी वहां पे बातें हैं। और वहां पे बोला गया है कि अगर कोई भी हेयर, कोई भी वारिसदार अगर नहीं मिलता है तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट किसके पास चली जाएगी? विद द गवर्नमेंट। अगर वहां पे वारिसदार नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के पास वहां पे चली जाएगी। So that is all about this act। और अभी रिसेंटली वहां पे कंटेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे डिक्लेरेशन की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे जितनी भी पिटिशंस है इस कानून के खिलाफ उसको डील करते टाइम बहुत ही ज्यादा कॉशियस वहां पे रहेंगे। So that is all about this act। अगर कुछ चेंज आता है तो जैसे जैसे वहां पे चेंज आएगा वैसे वैसे उसको वहां पे कवर अप किया जाएगा। और साथ में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर कि इंडिया ने भी रिसेंटली अग्नि प्राइम मिसाइल को वहां पे टेस्ट किया है फ्रॉम अ रेल बेस्ड, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन जैसा यहाँ पे एक है, दैट इज रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकता है। इंडिया ने रिसेंटली अग्नि प्राइम मिसाइल जो कि हमारी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है उसको वहां पे रेल बेस्ड एक मोबाइल लॉन्चर, मोबाइल का मतलब है कि जो मूव कर सकता है वैसे लॉन्चर को रेल बेस्ड मतलब कि ट्रेन के आधारित है, वहां से इसको लॉन्च किया है जो इस तरीके का हमारा पहला लॉन्च है। और अगर ये वाला लॉन्च यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे ये वाला लॉन्च वहां पे सक्सेसफुल हुआ, नाउ वी कैन से दैट इट हैज एनहांस्ड द मोबिलिटी एज वेल एज स्टिल्ड इन द स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। मोबिलिटी वहां पे बहुत ही बढ़ सकती है। देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि नॉर्मली लॉन्चर्स जो है वो मोबाइल नहीं होते, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे उसको बहुत ही आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इफ यू आर डेवलपिंग सच लॉन्चर्स कि जो ट्रेन के मदद से आपकी मिसाइल को वहां पे लॉन्च कर सकते हैं, तो आप एक चीज समझिए ट्रेन का नेटवर्क जो है वो थ्रू आउट द कंट्री आपको मिलता है। इसका मतलब किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने की हमारी जो कैपेसिटी होगी वो किसी पर्टिकुलर रीजनल एस्पेक्ट से नहीं होगी, आप पूरे इंडिया में कहीं पे से भी किसी भी मिसाइल को वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ लॉन्चिंग ऑपरेशंस। सो एग्जैक्टली ये है क्या, अग्नि प्राइम जो है एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमारी अग्नि मिसाइल सीरीज का ही एक पार्ट है जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा, दैट इज डेवलप और डिजाइन दोनों बोल सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या था अग्नि का, दैट इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सर्वाइवेबल एज वेल एज रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज टू अवर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। साथ में टू डाइवर्सिफाई द लॉन्च प्लेटफॉर्म्स बियॉन्ड द रोड बेस्ड सिस्टम ensuring the resilience against the first strikes। फीचर्स क्या है, अप टू 2000 किलोमीटर की उसकी वहां पे एक रेंज। और रेल बेस्ड मोबिलिटी का मतलब क्या है, दैट इज इट कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द नेशनल रेल नेटवर्क्स रिड्यूसिंग द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द लॉन्च साइट, जिससे कोई भी लॉन्च साइट को वहां पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और क्विक रिएक्शन टाइम, डेफिनेटली द लॉन्च पॉसिबल विद इन द मिनट्स विद मिनिमल विजिबिलिटी। तो सामने वाले को वहां पे रिएक्शन टाइम वहां पे बहुत ही कम मिलता है। It also ensures the faster deployment, storage safety as well as longer shelf life. Advanced guidance की भी यहाँ पे बात है, that is state of the art communication, navigation, independent launch capabilities, etc. etc. और देखा जाए तो कहीं भी रेल बेस्ड नेटवर्क से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो इसको स्टिल्थ बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसको आसानी से डिक्टेट नहीं कर सकता, that is reduced dictatability
and it will definitely improve the survivability against the preemptive strikes. सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस हमको यहाँ से मिल सकता है. साथ में जियोपॉलिटिकल एज दैट इट हैज एनहांस्ड इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड सर्वाइवेबिलिटी एंड इवॉल्विंग द रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, और एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है. सो दैट इज ऑल अबाउट इंडियाज अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्टिंग फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर. और अगर हम ये रिसेंटली बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनईपी ने वहां पे यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किया है डिक्लेयर. यूएनईपी अनाउंस्ड 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जहां पे इंडिया, केन्या और यूएसए के कुछ इनोवेटर्स को वहां पे रिकॉग्नाइज किया गया. देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक फ्लैगशिप यूथ एंगेजमेंट अवार्ड है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि 30 साल से कम उम्र वाले हैं उनको वहां पे रिकॉग्नाइज करता है विथ बोल्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस. इसको लॉन्च किया था 2017 में और रीलॉन्च इन 2025 विद पार्टनरशिप विथ Planet A, which is founded by the US clean tech CEO Chris Kemper. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा इसको वहां पे लॉन्च किया जाता है. उसका मेन एम क्या है कि जितने भी यंग इनोवेटर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के रिसेंटली क्राइसिस के ऊपर वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस एज वेल एज द पोल्यूशन, तो इनके जो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस जिसको बोला जाता है द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, बायोडायवर्सिटी लॉस एज वेल एज द पोल्यूशन और द वेस्ट मैनेजमेंट, तो उनके ऊपर काम करने वाले कुछ यंग इनोवेटर्स को एम्पावर करने का एक तरीका है. यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? तो बोले 30 साल से एज जो है वहां पे कम होनी चाहिए. ऑफरिंग रिकॉग्निशन, फंडिंग एज वेल एज मेंटरिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स विद स्केलेबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. फीचर्स क्या रहेंगे? जो भी यहाँ पे विनर्स होंगे उनको $20,000 वहां पे दिए जा रहे हैं एज अ सीड फंडिंग. वहां पे इंटेंसिव ट्रेनिंग चलेगी, टेलर्ड मेंटरशिप चलेगी, ग्लोबल रिकॉग्निशन होगा और फर्दर फंडिंग वहां पे आपको मिल सकती है दैट इज अप टू द $1 मिलियन. 2025 के अगर हम विनर्स की बात करें तो एक है जिनाली मोदी दैट इज फ्रॉम इंडिया. शी इज द फाउंडर ऑफ पेनोफी लेदर. It produces eco-friendly leather from banana crop waste. बनाना के crop waste में से eco-friendly leather बनाने का एक इनोवेशन यहाँ पे हुआ है, reducing the water use, chemical pollution as well as the carbon emission. इसने ये क्या है? तो बोले जिनाली मोदी. केन्या के जो है उनका नाम है जोसेफ गुथिरू. जोसेफ गुथिरू, और वो क्या है? He is the founder of YAPEC. It has converted the invasive water yakking into biodegradable packaging as well as seedling wrappers, reducing the single usage of plastics. तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है उसका वहां पे यूज कम करने वाला एक नया इनोवेशन बाय जोसेफ गुथिरू. और लास्ट में वहां पे आती है दैट इज नोएमी फ्लोरिया. क्या है ये नोएमी फ्लोरिया का वहां पे इनोवेशन? तो शी इज द फाउंडर ऑफ साइक्लो. और क्या है ये साइक्लो? इट इज डेवलप्ड, शी हैज डेवलप्ड अ कॉम्पैक्ट ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम फॉर हाउसहोल्ड्स जो वेस्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है विद लो एनर्जी कंजम्पशन. तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 लोगों को ये वाला अवार्ड है, लेकिन उसमें से अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज जिनाली मोदी, जिन्होंने वहां पे पेनोफी लेदर को प्रोड्यूस किया है फ्रॉम द क्रॉप वेस्ट ऑफ बनाना, जो वाटर यूज को वहां पे कम करता है, केमिकल पोल्यूशन, साथ में कार्बन एमिशन, उन सबको रिड्यूस करने का वहां पे है टारगेट. साथ में देखा जाए तो अभी चाइना ने वहां पे रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है, तो उसके बाद कुछ यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट में क्या है. द चाइना अनाउंस्ड दैट इट विल नो लॉन्गर सीक न्यू S&DT. चाइना को अब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए एट WTO टॉक्स, मार्किंग अ शिफ्ट इन इट्स ट्रेड स्टेंस. चाइना ने भी रिसेंटली बोल दिया है कि अब हमको ये वाला स्टेटस नहीं चाहिए. कौन सा वाला स्टेटस? तो बोले S&DT, दैट इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट.
और क्या होता है ये SNDT, एक स्पेशल टाइप की ट्रीटमेंट वहां पे ग्रांट की जाती है टू डेवलपिंग एज वेल एज लीस्ट डेवलप्ड नेशन, दैट इज LDC, जिससे उनकी ट्रेड कमिटमेंट्स को वहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए उनको वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो नॉर्मली अगर किसी को ये वाला स्टेटस वहां पे ग्रांट होता है तो उनको वहां पे एक लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वहां पे बहुत ही सॉफ्ट रखे जाते हैं, एंड ग्रेटर पॉलिसी स्पेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ट्रांजिशन का पीरियड उनके लिए ज्यादा होता है, कहने का मतलब है कि WTO के अंदर आपने जो कमिटमेंट्स किए हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड वहां पे मिलता है वो ज्यादा मिल सकता है इफ यू आर बिलोंगिंग टू दिस स्टेटस, अगर आपके पास SNDT वाला स्टेटस है तो। इसकी शुरुआत हुई थी GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, फ्रॉम द ईयर 1960s, और उनका वहां पे क्लॉज हुआ था अनेबलिंग क्लॉज ऑफ 1979, जो डेवलपमेंट नीड्स को वहां पे रिकॉग्नाइज करते थे पुअरर नेशंस की, और यही चीज WTO के एग्रीमेंट के अंदर भी वहां पे शुरुआत कर दी गई एट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इन द ईयर 2001। मेन इनका एम क्या है? That is to level the playing field in the global trade by addressing structural disadvantages of developing economies. जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके जो स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज उनके पास है उसको एड्रेस करके उनके भी वहां पे ग्लोबल ट्रेड के अंदर एक प्रॉपर फील्ड प्रोवाइड करना, टू एंश्योर दैट द ट्रेड लिबरलाइजेशन does not undermine the domestic development priorities। इस बात को इंश्योर करना कि ट्रेड लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपकी डोमेस्टिक प्रायोरिटी को अंडरमाइन नहीं करता है। और वहां पे की फीचर्स में क्या है? तो एक तो पहली चीज आपको वहां पे लॉन्गर इंप्लीमेंटेशन पीरियड मिलता है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। साथ में देखा जाए तो उसके और भी फीचर्स में वहां पे क्या है, उसके और फीचर्स में वहां पे क्या है, तो और फीचर्स में अगर हम बात करें तो एक तो मार्केट एक्सेस सपोर्ट की यहां पे बातें हैं, दैट इज डेवलप्ड मेंबर्स प्रोवाइड टैरिफ कंसेशंस, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स टू दिस SNDT स्टेटस नेशंस। सेफगार्ड मेजर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स मस्ट कंसीडर द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। कैपेसिटी बिल्डिंग की वहां पे बातें चलती है, वहां पे टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड होता है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होती है, तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टू ऑल दोस कंट्रीज हु आर हैविंग SNDT स्टेटस। साथ में वहां पे LDC दैट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस वहां पे मिलते हैं। दे विल गेट ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री मार्केट एक्सेस एज वेल एज एग्जम्पशंस फ्रॉम स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस। और डेवलप्ड है कि डेवलपिंग कंट्री है वो किस तरीके से वहां पे डिसाइड होता है, तो देखिए एक तो यहाँ पे कोई फिक्स डेफिनेशन है नहीं, WTO ने कभी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी है जो इस बात को क्लियर कर रहा है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है कौन सा डेवलपिंग है। इट डिपेंड्स ऑन दी मेंबर्स वहां पे सेल्फ डिक्लेयर करते हैं खुद का स्टेटस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और ड्यूरिंग दी नेगोशिएशंस। तो एक खुद के हिसाब से वहां पे अनाउंस करना होता है। नो डाउट अगर कोई कंट्री खुद को वहां पे डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग या फिर लिस्ट डेवलप डिक्लेयर करता है तो दूसरे कंट्री इस बात को चैलेंज कर सकते हो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इस क्लॉज का मिसयूज है। मान के चलो कि एक बहुत बढ़िया सा डेवलप्ड कंट्री अगर खुद को ऐसा बोल रहा है कि हम तो डेवलपिंग है और हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो सामने कोई दूसरा कंट्री इस बात को चैलेंज कर सकता है कि भैया आप कहां से डेवलपिंग हुए, तो इस बात को चैलेंज किया जा सकता है। बट डेफिनेटली अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया वहां पे है नहीं, राइट। नो डाउट ये जो लिस्ट डेवलप्ड वाली कंट्री वाला जो स्टेटस है इट इज नॉट सेल्फ डिक्लेयर्ड, वो WTO आपके लिए डिक्लेयर करता है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो आप डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है उसके लिए वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं, इट इज ऑलवेज अबाउट सेल्फ डिक्लेरेशन। And now the last point, that is about Sahyog portal. What is Sahyog portal in the news? The Karnataka High Court upheld the union government's portal, that is Sahyog portal, and dismissing ex-corporations plea that termed it extra legal censorship. तो रिसेंटली देखा जाए तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये जो प्ली थी अलग से जो बोल रही थी कि ये जो पोर्टल है वो एक्स्ट्रा लीगल सेंसरशिप है, उसको वहां पे रिजेक्ट कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है
और इस पोर्टल को ही वहां पे साथ दिया है, दैट इज सहयोग पोर्टल। क्या है ये सहयोग पोर्टल? एक ऑनलाइन रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म है फॉर इश्यूइंग कंटेंट टेक डाउन नोटिसेस टू इंटरनेट इंटरमीडियरीज। इट एंश्योर्स प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट। अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट बहुत ही अनलॉफुल है तो उसको रिमूव करने के लिए इसको वहां पे बनाया गया है, दैट इज सहयोग पोर्टल। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे चलती है? तो ध्यान से जब भी ऐसी कोई भी बात आती है जो ऑनलाइन के किसी अनलॉफुल कंटेंट को हटा रहा है, इसका मतलब ये देश की सिक्योरिटी से रिगार्डिंग थोड़ी सी बात है और वहां पे साइबर सिक्योरिटी भी वहां पे एंगेज होती है, तो ऑलवेज वहां पे होम मिनिस्ट्री ही चलती है। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑपरेटेड थ्रू इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज I4C। पहले आई है और उसके बाद 4 वहां पे सी है, दैट इज साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इन क्या है? दैट इज टू स्ट्रीमलाइन टेक डाउन the communication between government agency as well as digital intermediaries and to preserve safe harbor protections while ensuring intermediaries act quietly against the illegal content। वहां पे इंश्योर कर रहा है कि कोई भी वहां पे इलीगल कंटेंट वगैरह जो है वो वहां पे रख ना सके। टू प्रमोट अ सिक्योर अकाउंटेबल एंड लॉफुल, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, साइबर इकोसिस्टम इन इंडिया। की फीचर्स क्या है? तो पूरी एक सेंट्रलाइज चैनल वहां पे चलती है। इट कनेक्ट 65 ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरी नोडल ऑफिसर्स एंड 7 सेंट्रल एजेंसीज। इन सब का एक कंबाइन एक सेंट्रलाइज चैनल यहाँ पे है। ऑटोमेटेड नोटिस वहां पे आ जाती है। इट फैसिलिटेट्स फास्टर एंड डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन ऑफ टेक डाउन ऑर्डर्स। वो ऑटोमेटिकली वहां पे टेक डाउन ऑर्डर्स को वहां पे इश्यू किए जाते हैं। लीगल बैकिंग वहां पे है, दैट ऑपरेट्स अंडर सेक्शन 79(3)(b) where non-compliance removes safe harbor immunity. It's separate from 69A section, that is unlike the blocking powers, it focus on intermediaries responsibilities to disable this unlawful content। वो इंटरमीडियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपको इस अनलॉफुल कंटेंट को वहां से हटाना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि किसी ने अगर यूट्यूब के ऊपर कोई खराब कंटेंट वाली कोई चीज वहां पे अपलोड की है, तो वो यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको उसको वहां से हटाना है। तो सहयोग पोर्टल यूट्यूब को वहां पे नोटिस जारी करेगा कि भैया इस कंटेंट को यहां से हटाया जाए। एंड इट इज अ पब्लिक गुड टूल, इंश्योर्स इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डेटा एंड इट स्ट्रेंथन्स द साइबर लॉ एनफोर्समेंट। तो जितने भी अनलॉफुल डेटा है उसको वहां पे इमीडिएटली उसके ऊपर वहां पे कोई ना कोई एक्शन ली जाती है, जिससे हमारा साइबर लॉ का जो एनफोर्समेंट है वो वहां पे और ज्यादा बेटर होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सहयोग पोर्टल एंड द रीसेंट कंटेक्स्ट, एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जाते जाते आपको एक चीज वहां पे बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने आया है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can go there, you can join the channel and you can download this PDF as it is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium or English medium, you can download this PDF. साथ में आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा तीनों ब्रांचेस के ऊपर दिवाली के बाद नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी, यू जस्ट हैव टू गो विद दैट लिंक। वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करना है, या फिर यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आवर कोऑर्डिनेट्स will contact you soon. You will get all the informations regarding the new batches, syllabus, the strategies, fee structure, each and everything from this number. आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे करते हैं। कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।